हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आपके कमेंट से मुझे पता चला कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो मैंने कक्षा 12वीं से ली है। इससे पहले भी मैं कक्षा 12वीं की, कक्षा 11वीं की अपनी कई वीडियोस डाल चुकी हूँ और उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छी लगी हैं आपको, और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी और आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि मैंने एक कविता ली है। कविता का नाम है कविता के बहाने और इसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। कविता को आरंभ करने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा ही बताऊंगी। कुंवर नारायण जो हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य जो है उसमें जो नई कविता है, आधुनिक साहित्य में जो नई कविता पाई जाती है, कुंवर नारायण इसमें प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो स्थानीय स्कूल से ही प्राप्त की और लखनऊ विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण की। कुछ दिनों तक ये युग चेतना नामक प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका के लिए इन्होंने उसका संपादन किया। एक भ्रमणशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी कि इधर से उधर घूमना इनका स्वभाव था और इन्होंने बहुत सी विदेश यात्राएं भी की। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें काव्य संग्रह भी हैं, उसमें प्रबंध काव्य हैं, कहानी है, समीक्षा है और साक्षात्कार भी है। यानी कि इन्होंने बहुत सी अलग अलग विधाओं पर अपनी रचनाएं लिखी हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई हैं। इनके काव्य संग्रह में से ही एक है कविता के बहाने। इस कविता में कवि ने कविता लिखने के बहाने, यानी कि कविता जो है उसके लिए शब्दों का संबंध और ये बताया कि उसका संबंध जो है वो सारे के सारे जड़ चेतन के साथ है। कविता को लिखने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। कविता एक खेल के समान है जो कहीं पर भी खेली जा सकती है। इसमें वर्तमान, भविष्य और अतीत तीनों प्रकार की भावनाएं जो हैं, यानी कि अतीत की भावनाएं, वर्तमान की भावनाएं और भविष्य की बातें, ये तीनों ही इसमें जुड़ी रहती हैं। यानी कि ये कविता जो है वो तीनों के ऊपर ही रची जा सकती है। इसकी कोई भी सीमा नहीं है और ये किसी भी प्रकार के बंधन के अंदर नहीं समाती है। यानी कि ये बंध नहीं सकती है, बल्कि इसकी सीमा जो है वो पूरी कोई भी निश्चित नहीं है और ये पूरी तरह से फैली हुई है। इसका संबंध हर एक चीज़ के साथ है और इसके लिए ना तो कोई भाषा का बंधन हो सकता है और ना ही कोई समय का बंधन। यानी कि किसी भी समय में इसकी रचना की जा सकती है, कितने भी समय के लिए हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और किसी भी भाषा में इसकी रचना की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। क्या कहते हैं आरंभ में?
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। उड़ान क्या होता है? जिस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं, एक उड़ान को भरते हैं और ऊंचाई की तरफ चलते जाते हैं, उसी प्रकार कविता कोई भी एक उड़ान के समान ही है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार कोई चिड़िया उड़ान भरती है और ऊपर पहुंचती जाती है, उसी प्रकार जो कविता है वो चिड़ियों के समान ही उड़ान भरती है और आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहते कि कविता जो है उसकी उड़ान को, उसकी ऊंचाइयों को चिड़िया नहीं जान सकती। जो चिड़िया है वो तो उड़ान भर सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती कि उसकी उड़ान जो है वो कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक उसकी उड़ान जा सकती है, वो कविता जो है वो कहाँ तक फैल सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कहते हैं कि कविता में इतना जोश होता है कि वो कहीं पर भी जा सकती है। उदाहरण उन्होंने उसको जो लिया है वो चिड़िया की तरह से लिया है। कहते हैं कि जो चिड़िया है वो कहीं पर भी जा सकती है, बाहर जा सकती है, भीतर जा सकती है, इस स्थान पर जा सकती है, उस स्थान पर जा सकती है, इस घर में जा सकती है, उस घर में जा सकती है। यानी कि जो चिड़िया है वो कहीं एक जगह नहीं रुकती, बल्कि वो कहीं पर भी जा सकती है। और जो कविता है, जिस प्रकार की चिड़िया की उड़ान जो है वो किसी बंधन में बंधी नहीं होती, यानी कि वो कहीं पर भी जा सकती है, उसी प्रकार जो कविता है वो किसी बंधन में बंधी नहीं होती, बल्कि कविता की उड़ान जो है वो बहुत ऊंची है। कविता एक घर से दूसरे घर तक चली जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कवि क्या कह रहा है कि कविता के पंख लगा, यानी कि कवि के मन में जो भाव आते हैं, कवि के मन में जो भावनाएं आती हैं, वो कविता के बहाने से वो उनमें उमड़ देता है। यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं वो कविता के बहाने से वो उमड़ देता है। उड़ने के माने, और वो पंख लगाकर, चिड़िया के समान पंख लगाकर उड़ना चाहता है। यानी कि उसकी भावनाएं जो हैं वो किसी भी सीमा में बंधी हुई नहीं है। उसके भाव जो है वो चिड़िया के समान पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं और किसी भी सीमा में बंधना नहीं चाहते हैं। चिड़िया क्या जाने, और कहता है कि चिड़िया इस बात को क्या जान सकती है कि जो कविता है उसकी सीमा कितनी व्यापक है। यानी कि जो कविता की उड़ान है वो कितनी व्यापक है, इसके बारे में चिड़िया नहीं जान सकती है। चिड़िया कहीं भी जा सकती है, वो किसी बंधन में बंधी नहीं होती। उसी प्रकार जो कविता है वो भी किसी बंधन में बंधी नहीं होती, लेकिन कविता की जो उड़ान है, कविता की जो सीमा है, या कह ले कविता की जो पहुंच है, वो कितनी व्यापक है, इसके बारे में चिड़िया नहीं जान सकती। आगे कवि क्या कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कवि कहता है कि कविता जो है वो जिस प्रकार फूल खिलते हैं, उसी प्रकार कविता जो है वो भी खिलती है। फूलों की भांति ही कविता खिलती है, यानी कि फूल जो हैं वो खिलते हैं, अपनी महक जो है वो हर तरफ फैलाते हैं। उसी प्रकार जो कविता है, कहती कि उसकी कवि कहता है कि उसकी शोभा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।
यानी कि कविता की जो शोभा है वो उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल काम है। आगे क्या कहता है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता का खिलना, उसकी महक का फैलना कवि जो फूल है वो नहीं जान सकता है। फूल तो महकते हैं, खिलते हैं, महकते हैं, अपनी खुशबू फैलाते हैं, लेकिन कविता की खुशबू जो है, उसका महकना जो है, उसका खिलना जो है, वो एक फूल नहीं जान सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कहते हैं कि फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है कि फूलों को फेंक दिया जाता है, लेकिन कविता जो है उसकी महक जो है, उसके भाव जो हैं, वो लोगों के दिलों से नहीं मिटाए जा सकते हैं। कहता है कि उसके जो भाव हैं, कविता के जो भाव हैं, वो बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि हर जगह पर ही उसके भाव समाये रहते हैं, हर एक दिल में उसके भाव समाये रहते हैं और हर जगह व्याप्त रहते हैं और सबके दिलों को जीने की एक चाहत देते हैं। यानी कि सबके दिलों को जीने की एक चाहत सबके दिलों में जीने की एक चाहत को पैदा करते हैं। और फूलों की महक जो होती है, क्या कहा है कवि ने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि बिना मुरझाकर, अगर फूल मुरझाएगा नहीं तो उसके महकने के जो मायने होते हैं, यानी कि उसके महकने का जो अर्थ होता है, वो किस प्रकार से कोई जान सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। यानी कि अगर फूल खिला है तो वो मुरझाएगा भी, तो उसके मुरझाने का अर्थ तभी समझ में आता है जब वो खिलेगा। तो वही कहता है कि फूलों की मुरझाने की, उसके महकने की जो तुलना है वो कविता के साथ नहीं की जा सकती है। यानी कि कविता की जो महक है वो हर तरफ लगातार फैलती ही चली जाती है बिना मुरझाए। आगे कवि कहता है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहते हैं कि जो कविता है उसे किसी बहाने की आवश्यकता नहीं। बच्चे हैं वो खेल खेलते हैं, खेल जो वो खेलते हैं वो बाहर भी खेलते हैं, भीतर भी खेलते हैं। उन्हें बहानों की आवश्यकता पड़ती है खेलने के लिए, लेकिन जो कविता है उसे किसी प्रकार के बहाने की आवश्यकता नहीं होती। कविता के लिए क्या आवश्यक होता है, मन के भाव, मन की भावनाएं। तो कवि कहता है कि बच्चों के खेल की तरह होती है कविता, कभी इस स्थान पर होती है कभी उस स्थान पर होती है, कि जैसे बच्चे कभी अंदर खेलते हैं कभी बाहर खेलते हैं, कभी इस घर में होते हैं कभी उस घर में होते हैं। यानी कि कविता भी हर जगह ही समाई होती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। वो कहता है कि बच्चे जब खेल खेलते हैं, यानी कि एक घर में रहते हैं फिर दूसरे घर में जाकर खेलते हैं, इस घर में खेलते हैं उस घर में खेलते हैं, तो कहता है कि वो खेल खेल में क्या कर जाते हैं कि सभी घरों को एक समान बना जाते हैं। तो कहता है कि उसी भांति जो कविता है, कविता में अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की सारी ऊर्जा छिपी होती है। यानी कि अतीत की बातें, जो वर्तमान की बातें हैं, कहती है कि वो भविष्य की बातें, हर तरह की बातें जो हैं वो कविता में छिपी होती हैं और वो भावों के द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं। और कवि क्या कहता है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। कहते हैं कि सब घरों को एक करने के बातें जो हैं वो बच्चे ही जान सकते हैं, बच्चे ही उस चीज़ को मान सकते हैं
क्यों? क्योंकि बच्चों के जो खेल होते हैं वो बेपरवाह होते हैं, उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती। लेकिन बच्चों की तरह, बच्चों के खेल की तरह जो कविता है वो एक स्थान के साथ बंधी नहीं होती। यानी कि जिस प्रकार बच्चे जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेलने के लिए जाते हैं, या कभी कभी बच्चे एक ही जगह पर बैठकर खेलते हैं, तो कहती है कि कविता जो है, कवि कहता है कि जो कविता है वो किसी एक स्थान पर बंदी नहीं होती, बल्कि वो तो सर्वत्र है, यानी कि हर जगह फैली हुई है। क्योंकि कविता क्या है? कवि के मन की भावनाएं, कवि के मन के भाव, और कविता हर एक दिल में समाई होती है। तो इस प्रकार अपनी इस कविता के बहाने जो है उसमें कवि ने कविता के बारे में बताया है, और उसकी तुलना चिड़िया के साथ की, उसकी तुलना कवि ने फूल के साथ की, उसकी तुलना कवि ने बच्चों के खेल के साथ की। तो इन्हीं तुलनाओं के द्वारा कवि ने कविता के फैलाव, उसमें समाई हुई जो भावनाएं हैं, चाहे वो अतीत की हैं, चाहे वो वर्तमान की हैं, चाहे वो भविष्य की हैं, उन सब के बारे में बताया कि कविता जो है वो एक सीमा में बंधी हुई नहीं होती, बल्कि वो उसकी सीमा जो है, उसकी सीमा कोई एक निश्चित नहीं है, वो सीमा रहित ही होती है। कविता क्या है? असल में है क्या कविता? मन के भाव, मन की भावनाएं, जिन्हें कवि कविता के द्वारा उजागर करता है, कविता में वो उमड़ देता है अपनी भावनाओं को। तो यहाँ पर कवि ने इन सब का विस्तार से वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जो व्याख्या है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है। इसमें ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं थे, कठिन शब्द नहीं थे, फिर भी जितने थे मुझे लगा कि ये कठिन हो सकते हैं, उनके अर्थ मैंने दिए हुए हैं। जैसे माने का अर्थ होता है मानना, मुरझाए का अर्थ मुरझाना, यानी कि फूल मुरझा जाते हैं। जाने की जानना, यानी कि बच्चे ही उस चीज़ को जानते हैं। तो उन जितने भी मुझे मिले कठिन शब्द, उनके अर्थ मैंने जो हैं वो सामने दिए हैं, ताकि आपको अगर कहीं से भी मुश्किल लगे तो आप इन अर्थों को देखकर उसको आसानी से समझ जाएं। तो वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।